हे गाइस, मेरा नाम आयुष राज है। हम बुद्धिज्म की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में। उसमें वो जहाँ पर स्टॉप किया था हमने, इस वीडियो में वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों ने भी वो पहला वीडियो नहीं देखा है, मैं चाहूँगा कि आप पहले उसको देख लें, तब इस वीडियो को समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए पहले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा हम पढ़ेंगे आज। उन्होंने क्या क्या सीख दिए थे। तो उसमें जो पहला टीचिंग थी उनकी, वो था दुख के बारे में, सौरों के बारे में। अगर आपको याद हो तो जब वो अपने राज्य में एक प्रिंस के तरह, एक राजकुमार की तरह रहते थे और एक दिन वो राज्य में घूम रहे थे, तो उन्होंने चार चीज़ें देखी थी, चार इंसिडेंट्स। इसके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। तो वो चार में से जो तीन चीज़ें थी वो दुख को ही दर्शाती थी, चाहे वो एक बूढ़ा व्यक्ति हो, एक बीमार व्यक्ति हो, या फिर एक डेड बॉडी हो। तो वहाँ भी वो दुख से सबसे ज़्यादा उनको धक्का लगा था। और यहाँ भी उनकी टीचिंग में सबसे पहला स्थान और इम्पोर्टेंट स्थान दुख का ही है। दुख या सौरों के बारे में उन्होंने बताया था। फिर जो दूसरा था वो था दुख समुदाय, यानी कारण क्या है उस दुख का, कॉज ऑफ सौरो। तो उसका उन्होंने जवाब डिज़ायर बताया था। किसी भी चीज़ को पाने की लालसा, किसी भी चीज़ को पाने का पागलपन, किसी भी वो दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। फिर तीसरा था दुख निरोध, मतलब प्रिवेंट कैसे किया जाए, उसको रोका कैसे जाए, उसको कम कैसे किया जाए, प्रिवेंशन ऑफ सॉरो। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कंट्रोल डिज़ायर। उसी डिज़ायर को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो दुख को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा गौतम बुद्ध जी का मानना था, उनका कहना था। फिर है आखिरी, दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा। ये बड़ा नाम है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा। ये बेसिकली एक 8 फोल्डेड पाथ है। मतलब उन्होंने एक रास्ता दिखाया था जिस पर चलकर कोई भी मनुष्य एक सफल और सुखी जीवन जी सकता है 8 फोल्डेड पाथ को फॉलो करके। वो क्या था उसके बारे में हम अभी और जानते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, 8 फोल्डेड पाथ टू एनलाइटनमेंट, ये गौतम बुद्ध जी के हिसाब से है। एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। राइट व्यू, सोच सही होनी चाहिए, और उससे भी बड़ी बात, वो सोच सच्चाई को जानने के लिए, सच्चाई को खोजने के लिए होनी चाहिए। ये पहला पॉइंट है उस 8 फोल्ड पाथ में। दूसरा हो गया राइट माइंडफुलनेस। मतलब आपकी सोच कितनी भी अच्छी या बुरी हो, जब तक आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी सोच पे कंट्रोल रख नहीं सकते, तब तक आपको सही ढंग से सफलता नहीं मिल सकती। तो उसी को इसमें मेंशन किया गया है, राइट माइंडफुलनेस में कंट्रोल योर थॉट्स। तीसरा है राइट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, किसी भी काम को सही ढंग से करने के लिए उस पर कंसंट्रेट करना पड़ता है, और उसके लिए उन्होंने जो रास्ता बताया था वो था मेडिटेशन, प्रैक्टिस मेडिटेशन। हमने पहले वीडियो में भी बात की थी कि जब वो बिहार में घूम रहे थे ज्ञान अर्जित करने के लिए, उन्होंने मेडिटेशन सीखा था। उनके दो प्रमुख गुरु थे, एक थे अलारा कल्मा और दूसरे थे रुद्रपुट्टा। पढ़ा था हमने पहले वीडियो में, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं फिर से। फिर था आखिरी है, सॉरी, उसका नेक्स्ट है राइट एफर्ट। किसी भी काम को करने के लिए एफर्ट सही चाहिए, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, वो जो एफर्ट होना चाहिए वो गलत थॉट्स या फिर गलत, कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोकने के लिए होना चाहिए, रेजिस्ट एविल के लिए होना चाहिए, राइट एफर्ट लगाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है इसमें राइट लाइवलीहुड। जीवन को जीने का जो तरीका है वो कैसा है, वो सही है या गलत है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। इस पॉइंट में राइट लाइवलीहुड के बारे में बताया है, और ये भी बताया है साथ में कि ज़िंदगी किसी की भी हो, रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खुद की हो या किसी और की हो। देन उसके बाद आता है राइट एक्शन। अब ये तो सभी जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए आपको सही ढंग से उस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो वर्क फॉर द गुड ऑफ अदर्स भी इसमें साथ में लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जनरली जो काम करते हो ये सोच के करते हो कि आपका भला हो उससे, लेकिन जो गौतम बुद्ध जी ने सिखाया था उसमें ये कहा था कि आपका भला हो ये तो ठीक है, लेकिन साथ में दूसरों का भी भला कर सको, ऐसे कर्म करने चाहिए। ये एक हो गया। देन उसके बाद था राइट स्पीच। ये सबसे कॉमन है आई थिंक, क्योंकि हम लोग कई बार सुन चुके हैं कि ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे दूसरे को कष्ट हो, तकलीफ हो। तो वही लिखा हुआ है, से नथिंग दैट हर्ट्स अदर्स। देन लास्ट वन हो जाता है राइट इंटेंशन। मतलब कोई भी काम हो, कितना ही सही काम हो, लेकिन अगर आप उसके तरफ सही इंटेंशन से नहीं आगे बढ़ते हो तो वो काम कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकता है। और सही इंटेंशन के लिए ज़रूरी है कि आपके दिमाग में कोई गलत थॉट्स ना आए। फ्री योर माइंड ऑफ एविल। ये पूरा का पूरा बेसिकली एक 8 फोल्डेड पाथ था जो कि गौतम बुद्ध जी ने बताया था अपने फॉलोअर्स को। जनरली जो धर्मगुरु होंगे वो आपको बहुत डिटेल में बताएंगे, लेकिन हमारा काम सिर्फ हिस्ट्री जानना है, तो ये इतना काफ़ी है उनकी हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए। अब अपन अगर फिर से मेन स्लाइड पे आते हैं, हमने अभी पढ़ लिया कि गौतम बुद्ध जी की टीचिंग्स क्या थी, लेकिन एक चीज़ और है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, कि गौतम बुद्ध जी ने कुछ कुछ चीज़ों को मना भी किया था, प्रोहिबिट भी किया था। वो क्या थी, इस स्लाइड में नहीं मिलेगा आपको, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ सिर्फ। उनमें से सबसे पहला था वैदिक सिस्टम। जो वैदिक समाज था, जिस तरह से समाज को चलाया जा रहा था वैदिक सिस्टम के हिसाब से, उसके खिलाफ थे वो।
वर्ण सिस्टम के भी खिलाफ थे, क्योंकि उनको लगता था बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके कारण। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आइडल वर्शिप के भी खिलाफ थे। मूर्तियों की ना पूजा करना चाहते थे, ना ही पूजा करवाना चाहते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध जी का मंदिर भी है और उनकी मूर्तियाँ भी हैं। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले आगे और पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि गौतम बुद्ध जी के लाइफ के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसको कुछ ना कुछ टर्म दिया गया था। लेकिन बेसिकली बुद्धिज्म में सिर्फ टर्म नहीं दिया गया था, उसको एक सिंबल भी दिया गया था। सिंबल यानी चिन्ह, किसी चिन्ह से उसको मार्क किया गया था। जैसे आगे देखते हैं इसमें बर्थ, जो गौतम बुद्ध जी का बर्थ हुआ था तो उसको लोटस से सिग्निफाई किया जाता है, कमल के फूल से, या फिर बुल का भी सिंबल यूज़ किया जाता है। जो दूसरा था वो लेफ्ट होम, जब वो अपने घर छोड़े थे, त्यागे थे सब कुछ, तो उसको हम लोगों ने टर्म दिया था महाभिनिष्क्रमण। लेकिन जो उसका सिंबल है वो एक घोड़ा है, हॉर्स। और अगर आप लोगों को याद हो, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था कि जो जिस घोड़े से वो घर छोड़कर निकले थे उसका नाम था कंटका। ये रिवीजन हो जा रहा है, बेसिकली पिछले वीडियो का कंटका था। देन जो थर्ड था एनलाइटनमेंट। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि एनलाइटनमेंट उनको पीपल पेड़ के नीचे मिला था। जो परम ज्ञान का बोध हुआ था वो पीपल पेड़ के नीचे मिला था, और उस पेड़ को बोध हुआ था वहाँ पे, इसलिए उसे बोधि ट्री भी कहते हैं। इसीलिए एनलाइटनमेंट का जो सिंबल है वो बोधि ट्री है। अब चौथा पॉइंट है इसमें पहला सरमन। याद करिए, पहला सरमन सिर्फ 5 लोग अटेंड किए थे, और उसका नाम क्या दिया गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन। उसको दर्शाने के लिए हम जो सिंबल यूज किया जाता है वो है व्हील, एक चक्र। वो पहले सरमन को दर्शाता है। देन पांचवा है डेथ, जो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, जिसे हम लोग कहते हैं महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में, उसको दर्शाता है। उसको दर्शाने के लिए स्तूप का सिंबल लिया गया है। अब स्तूप होता क्या है बेसिकली, ये पहले समझ लीजिए। स्तूप एक, आपने डोम देखा है, डोम स्ट्रक्चर देखा है, सेमी डोमिकल स्ट्रक्चर होता है। सेमी डोम का स्ट्रक्चर एक स्तूप होता है जिसमें कि रेलिक्स रखे गए थे। उन रेलिक्स में क्या था, तो जब गौतम जी की बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु के बाद जो उनका अंतिम संस्कार हुआ, जो एशेस बचे थे, एशेस को 8 क्लैंस में बांट दिया गया था, एक डिफरेंट रेलिक्स में, 8 डिफरेंट रेलिक्स में 8 क्लैंस में बांट दिया गया था, और वो सारे क्लैंस ने एक अलग अलग स्तूप बनाया था, और उसी स्तूप में उन रेलिक्स को रखा गया था। सबसे फेमस स्तूप है सांची स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये बेसिकली 5 सिंबल्स के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ रह गई है जो कि इसमें मेंशन नहीं है, मैं भूल गया था इसमें टाइप करना। आप अगर ध्यान दें, त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ अभी। आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं इसके बारे में, त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म। ये क्या था, बेसिकली 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, अगर इंग्लिश में बोल तो 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। पहला था बुद्धा, जो कि खुद गौतम बुद्ध थे। दूसरा था धम्मा, धम्मा मतलब हिंदी में बोलूँ तो धर्म। और तीसरा था संघा। संघ का हमने पढ़ा था कि गौतम बुद्ध, सॉरी, बुद्धिज्म के संघ था, एक बुद्धिस्ट संघ, वो मॉन्क्स के ग्रुप को कहा जाता था। तो तीसरा संघ था। आपने एक श्लोक काफ़ी सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये यहीं से आता है। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है आई गो टू बुद्धा फॉर रेफ्यूज। लेकिन हमने सिर्फ ये सुना है क्योंकि ये बहुत कॉमन है। इसके टोटल 3 श्लोक हैं। दूसरा है धम्मम शरणम गच्छामि, आई गो टू धम्मा फॉर रिफ्यूज। और तीसरा है संघम शरणम गच्छामि, आई गो टू द संघा फॉर रिफ्यूज। इसका मतलब है मैं गौतम बुद्ध जी के पास जाता हूँ अपनी भलाई के लिए, मैं धर्म के पास जाता हूँ अपनी भलाई के लिए, और मैं संघ, जो कि ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सीख दे रहे हैं, मैं उस संघ के पास जाता हूँ अपनी भलाई के लिए। ये 3 ज्वेल्स हैं बुद्धिज्म के, 3 ज्वेल्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बुद्धा, धम्मा, संघा, ये त्रिरत्न हो गए बुद्धिज्म के। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है कि पाली लैंग्वेज में ये सारा लिटरेचर लिखा गया था, और हमने कहा भी था कि उन्होंने सारे अपने सरमन्स भी जो किए थे वो पाली लैंग्वेज में किए थे, क्योंकि ये उस एरिया का लोकल लैंग्वेज हुआ करता था। तो उसमें जो सबसे पहला है उसका नाम है विनय पिटाका। विनय पिटाका, ये बेसिकली ग्रंथ हैं ये 3। ये पहला ग्रंथ है उनमें से, विनय पिटाका। इसमें रूल्स फॉर मॉन्क्स लिखे गए हैं, मतलब जो मॉन्क्स जो कि नॉलेज बांट रहे हैं उनके लिए भी एक रूल्स थे कि आपको कैसे रहना है, कैसे काम करना है। तो उन रूल्स का मेंशन इसमें किया गया है, और इसे जिसने लिखा है उसका नाम है उपाली। आप लोग अगर अपने थोड़े मेमोरी को रिचार्ज करो तो आपको पता चलेगा, याद आएगा कि उपाली फर्स्ट सरमन अटेंड किए थे। सिमिलरली सेकंड जो ग्रंथ है उसका नाम है सुत्ता पिटाका।
इसमें सरमन्स और जातक स्टोरीज के बारे में बताया गया है। जो सरमन्स होते थे उसमें जो गौतम बुद्ध जी बताते थे और जो कहानियाँ लोगों में फैलाई जाती थी उनको जातक स्टोरीज बोलते हैं, उन सब के बारे में लिखा गया है इस सुत्ता पिटाका में। और इसे लिखा है आनंद ने। ये उपाली और आनंद ये दोनों ही पहला सरमन अटेंड कर चुके हैं, उन 5 में से ये 2 भी थे। अब तीसरा और आखिरी है अभिधम पिटाका। ये इसमें बेसिकली बुद्धिज्म की फिलॉसफी लिखी गई है कि किस फिलॉसफी पे ये बुद्धिज्म पूरा रिलीजन जो है, पूरा जो थॉट प्रोसेस है किस फिलॉसफी पे स्टैंड करता है। और इसे लिखा था मोगालीपुट्टा टीसा ने। मैं फिर से नाम रिपीट कर रहा हूँ, मोगालीपुट्टा टीसा ने। ये नाम आगे भी हम पढ़ेंगे, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल आगे भी प्ले किया है। और ये जो तीनों ग्रंथ हैं, इन तीनों को एक साथ अगर हम जब बोलते हैं तब इसका नाम हो जाता है त्रिपिटाका। त्रि स्टैंड्स फॉर 3 और पिटाका ग्रंथ को कह दिया है, त्रिपिटाका। ये बुद्धिस्ट लिटरेचर हो गया। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर ज़्यादा बड़ा है नहीं, हम उसके लिए हमें एक दूसरे स्लाइड पे चलना होगा। ये मैंने लिख के रखा हुआ है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में। उसमें सबसे पहला था स्तूपा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो हो गया पहला स्तूपा। दूसरा है चैत्यास। चैत्यास वो हुए कि किसको कहते थे, टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड इन केव्स। गुफाओं में जो गौतम बुद्ध जी की मंदिरें बनाई गई थी उसको चैत्यास कहा जाता था। और तीसरा था विहार्स। यहाँ पर मॉन्क्स रहते थे, रेसिडेंस ऑफ मॉन्क्स। और उसमें जो सबसे पहला विहार बनाया गया था वो था नालंदा विहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस भी है, आपने ज़रूर नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। ये वही है नालंदा विहार। इसे कई राजाओं ने बनाया, तो इसे भले कुमार गुप्त ने था, लेकिन कई राजा इसे और आगे बढ़ाते चले गए, इसमें और कंस्ट्रक्शन करते चले गए। ये बहुत बड़ा केंद्र था नॉलेज का। यहाँ पर देश विदेश से लोग पढ़ने आया करते थे। यहाँ जो कहा जाता है कि यहाँ पर जो बुक्स मिलती थी, जो हर फील्ड की, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, हर तरह की बुक्स, हर तरह के नॉलेज यहाँ प्रोवाइड किया जाता था। वो बिल्कुल ही पूरी दुनिया से अलग था। बहुत ही शानदार क्वालिटी की नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती थी। लेकिन सब नष्ट हो गया था क्योंकि एक पागल राजा था कह लीजिए, या इन्वेडर था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। उसने क्या किया कि उसने पूरा का पूरा नालंदा विहार, नालंदा यूनिवर्सिटी जला दिया। पूरा कुछ नहीं बचा। उसने जो नालंदा विहार का लाइब्रेरी थी, जिसमें कहा जाता है, अब मैं ये एक्यूरेट नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि 90 लाख प्लस बुक्स थी। इसका मैं एक्यूरेट वेरिफिकेशन नहीं दे सकता कि कितनी थी, लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा बुक्स थी। और उन सारी बुक्स को जला दिया था। नालंदा विहार की लाइब्रेरी 3 महीने तक जली थी, इतनी ज़्यादा बुक्स थी उसमें। ये तो एक्यूरेट फैक्ट है। तो बेसिकली ये तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया मैंने कि विहार से रिलेटेड। ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के 3 मेन पॉइंट्स थे, स्तूपा, चैत्यास एंड विहार्स। ये कंप्लीट हो गया अपना। अपन ने फिर से मेन स्लाइड पे आते हैं। पहले हमने बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ लिया, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पढ़ लिया। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बुद्धिस्ट काउंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद बुद्धिज्म कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैं अभी वीडियो खत्म नहीं कर रहा हूँ। बुद्धिस्ट काउंसिल होता क्या था, ये स्टार्ट हुआ था गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद। अगर आपको ध्यान हो तो 483 बीसी में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और उसी के कुछ समय बाद ये काउंसिल्स रखे जाते थे। काउंसिल में होता क्या था कि ये लोग, जो बड़े लोग थे, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, वो लोग मिलते थे और तय करते थे कि कैसे इस रिलीजन को और आगे बढ़ाया जाए, पूरे विश्व में फैलाया जाए। तो जो सबसे पहला काउंसिल हुआ था, आप पढ़ पा रहे होंगे, ज़्यादा छोटा तो नहीं है, मैं और बड़ा कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, पहला काउंसिल जो हुआ था वो 483 बीसी में राजगृह में हुआ था। जगह का नाम है राजगृह। और राजा थे जो उस समय जिन्होंने ये कंडक्ट कराया था, उनका नाम था अजात शत्रु। और जो चेयरमैन, हर काउंसिल का एक चेयरमैन था जो कि कंट्रोल करता था राजा के अलावा, राजा के अंडर में काम करता था, उनका नाम था महाकश्यपा। आउटकम क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटकम यहाँ पे क्या हुआ था, जो अपन ने पहले पढ़ा था ना लिटरेचर में 2 ग्रंथों के बारे में, सुत्ता पिटाका एंड विनय पिटाका, इन दोनों को कंपाइल किया गया था यहीं पर एक साथ। कंपाइलेशन हुआ था उनका इस काउंसिल में। सेकेंड काउंसिल जो हुआ था, ये हुआ था 383 बीसी में वैशाली नगर में, वैशाली राज्य में हुआ था। और इसे काला अशोका ने, राजा ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, ये अशोका नहीं है, ये काला अशोका है, ये अलग राजा है। और उस समय जो चेयरमैन थे उसका नाम था सबा कामी। इसके बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम हुआ था, और जिससे आपको समझ भी आएगा कि मंदिरें क्यों बने थे, मंदिर जो बने, मूर्तियाँ जो बनी, वो क्यों बनी।
संघ दो हिस्सों में बट गया था। जो बुद्धिस्ट संघ है दो हिस्सों में, पहला संघ वो था जो कि पुरानी टीचिंग्स के हिसाब से चलना चाहता था कि मतलब कोई आइडल वर्शिप नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, जैसा गौतम बुद्ध जी ने बोला था वैसा ही चलेगा। तो जो वो थे उनको वो अलग रहे, और कुछ लेकिन नए थॉट्स लेकर आए थे जिन्होंने कहा हमें बुद्धा की, गौतम बुद्ध जी का मूर्ति बनानी है, हमें उनको पूजना है, उनकी पूजा करनी है। तो ऐसे दो ग्रुप्स में बट गए। एक पहला था, आप पढ़ सकते हैं सिथार्वरिया, और या फिर उसको ये भी कह सकते हैं थिरावर्ड, और तीसरा था महासंघिका, सॉरी दूसरा, तीसरा नहीं, दूसरा महासंघिका। इन दो में लेकिन अभी एक ऑफिशियली बटे नहीं थे, बस ये एक दरार आई थी, एक थॉट्स अलग अलग डेवलप हुए थे, ये अभी ऑफिशियली नहीं बटे हैं, अलग नहीं हुए हैं। अब जो थर्ड काउंसिल हुआ था ये हुआ था 250 बीसी में, पाटलिपुत्र में हुआ था, और ये महाराज अशोका ने करवाया था, सम्राट अशोक, इनके बारे में आप बिल्कुल जानते होंगे। और उस समय जो चेयरमैन थे वो थे मुगालीपुट्टा टिस्सा। अब मैंने कहा था ये नाम फिर से आएगा, याद करिए, एक सेकंड। यहाँ मैंने कहा था आपसे, जब ये थर्ड बुक लिखी गई थी, अभिदम पिटाका फिलॉसफी थी जिसमें, तो उसको लिखा था मुगालीपुट्टा टिस्सा ने। ये इन्होंने ही किया था, ये हमने जो अभी पढ़ रहे थे, ये काउंसिल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। थर्ड जो काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, अशोका ने करवाई थी, सम्राट अशोका ने, मुगालीपुट्टा टिस्सा, और यहाँ लिखा भी हुआ है आउटकम में, कंपाइलेशन ऑफ अभिदम पिटाका। ये इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला। और फोर्थ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट फोर्थ अब हम पढ़ रहे हैं, ये हुआ था फर्स्ट सेंचुरी एडी। अब हम बीसी से बाहर आ गए हैं, अब एडी में आ गए हैं। एडी का मतलब आप जानते होंगे ना, बीसी एडी आपको पता होगा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। ये कहाँ हुआ था, तो कुंडल वन में हुआ था, जिसे हम आज की भाषा में कश्मीर बोलते हैं। और ये राजा थे कनिष्क, बहुत ही फेमस राजा है ये, कश्मीर और नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी इनका अच्छा राज्य था, कनिष्क थे। और इनके जो चेयरमैन थे, ये एक मात्र, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये एक मात्र काउंसिल है जिसमें सिर्फ चेयरमैन नहीं थे, इसमें वाइस चेयरमैन भी थे। तो पहले तो चेयरमैन जो थे वो थे वासुमित्र, यहाँ लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं इसको आपको अगले वीडियो में मैं देख के बता दूंगा, या वाइस चेयरमैन कोई और होंगे, वासुमित्र ही नहीं है, चेयरमैन वासुमित्र थे, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो आउटकम था वो ये हुआ कि यहाँ ऑफिशियली स्प्लिट हो गया बुद्धिज्म। सेकंड में क्या हुआ था, सिर्फ थॉट्स डिफरेंट आए थे, अलग अलग थॉट्स आए थे, लेकिन ये जो फोर्थ है इसमें ऑफिशियली स्प्लिट हो गए, दो ग्रुप्स में स्प्लिट हुए, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान वो जो पुरानी थिंकिंग के हिसाब से चलते थे, जिसमें आइडल वर्शिप नहीं करना है, और महायान वो जो चाहते थे कि आइडल वर्शिप हो, जिनको चेंजर्स भी कहते हैं, जो नई सोच लेकर आए थे, वो महायान थे। महायान लोग ही थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के मंदिरें बनाए, जिन्होंने गौतम बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई, वो महायान को ही फॉलो करते थे। इस तरह से दो ग्रुप्स में स्प्लिट हो गया बुद्धिज्म। ये बेसिकली पूरा बुद्धिज्म का हिस्ट्री है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इस पॉइंट को क्लैरिफाई कर दूंगा कि ये वाइस चेयरमैन कौन है, यहाँ मेरे से कोई मिस्टेक हुई है प्रिंटिंग में, मैं फिर से देख लूँगा इसको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा बुद्धिज्म के बारे में जो हिस्ट्री है ये आपको समझ में आई होगी। और एक और बात आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप नेक्स्ट क्या चाहते हैं, कौन सा टॉपिक में वीडियो लाऊं। मेरे पास दो चॉइसेस हैं, एक तो मैं मिडिवल हिस्ट्री ट्राई करूं जिसमें कि इस्लामिक इन्वेजन मेरा फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा, या फिर दूसरा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इन दो में से किसी एक पे मैं नेक्स्ट लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग जो देख रहे हैं, जो इसे पसंद कर रहे हैं, वो कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं नेक्स्ट। जो टॉपिक आप लोग चाहेंगे वही टॉपिक मैं नेक्स्ट लेकर आऊँगा। जनरली हर 2 से 3 दिन में एक वीडियो मैं अपलोड किया करूँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर।